फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से केमिस्ट्री के 9th क्लास के आज के चैप्टर के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में से सबसे कम अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए दरकार एनर्जी, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आइसोलेटेड गैशियस एटम, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्राम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। अगर हम एक न्यूट्रल एटम देखते हैं, जैसे सोडियम के केस में फ़र्ज़ करते हैं कि ये सोडियम का न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये सोडियम का एक न्यूट्रल एटम है। इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, P11 है इसके न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए बज़ाहिर इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये एक न्यूट्रल एटम है। वैलेंस शेल से मुराद किसी भी एटम का, न्यूट्रल एटम का सबसे बैरूनी शेल है। सोडियम के एटम के गिर्द 3 शेल है, इसमें जो तीसरा है यानी ये के शेल है, पहले को के शेल बोलते हैं, दूसरे को एल और तीसरे को एम शेल बोलते हैं। तो सोडियम के केस में Na के लिए जो एम है ये इसका वैलेंस शेल है। अब ये वैलेंस शेल में जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर कम होती जाएगी। जितना एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर न्यूक्लियस के जो करीब तरीन शेल है के, ये चूँकि न्यूक्लियस के करीब है इसलिए इसके ऊपर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियस की। एल शेल पर थोड़ी सी अट्रैक्शन कम हो जाती है, एम शेल के ऊपर और कम हो जाती है। इस तरह से अगर इसके गिर्द एक और शेल हो, एक और शेल हो, तो जो हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर कम होती जाती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी आज़ाद गैशियस एटम में, आज़ाद गैशियस एटम से मुराद ये है कि ये एटम कोई मालिक्यूल या कंपाउंड की सूरत में नहीं है, अकेला एटम है। अगर हाइड्रोजन का गैशियस एटम लेंगे तो ये H2 की सूरत में नहीं होगा, H2O की सूरत में नहीं होगा, जस्ट H एटम होगा। अकेला हाइड्रोजन का एटम होगा, अकेला कार्बन का एटम होगा, अकेला आयरन का एटम होगा। इसने कोई कंपाउंड नहीं बनाया हो, कोई मालिक्यूल ना बनाया हो, तो उसे बोलते हैं ये आज़ाद एटम है। और आज़ाद एटम गैशियस स्टेट में होते हैं, क्योंकि गैशियस स्टेट के अंदर जो अट्रैक्शन फ़ोर्स होती है एटम्स के दरमियान में वो ना होने के बराबर होती है। इसलिए आपने यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है आइसोलेटेड गैशियस एटम, यानी आज़ाद गैशियस एटम की हालत में किसी भी एटम के बैरूनी शेल में से सबसे कम अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए दरकार एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब किसी भी एटम के बैरूनी शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उस इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए जो दरकार एनर्जी होगी वो उसकी फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये फर्स्ट ग्रुप है। इन सारों के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उस 1 इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए जब भी दूसरे और तीसरे ग्रुप के किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में से हम इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे तो यकदम दोनों इलेक्ट्रॉन या तीनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जाते, बल्कि 1 बाय 1 करके, एक करके, पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर दूसरा। तो 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए जो दरकार एनर्जी होगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर
किसी एटम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए उसे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और ये एक साथ नहीं खारिज होते बल्कि 1 बाय 1 करके एक एक करके उसको खारिज कर दिया जाता है। तो दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है और तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। इसकी वजह क्या है कि जब आप एक न्यूट्रल एटम, जैसे एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, ये प्रोटॉन है 13, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है के शेल में, इसी तरह से दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन में डॉट की सूरत में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 ये एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर किया गया है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, फ़र्ज़ करते हैं ये पहला इलेक्ट्रॉन आपने खारिज करवा दिया, ये खारिज, तो इसको आपको एनर्जी देनी होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये बन गया एल्यूमिनियम 1+, ये एल्यूमिनियम आयन बन गया। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया। पहले प्रोटॉन एल्यूमिनियम के न्यूट्रल एटम में 13 थे और इलेक्ट्रॉन भी 13 थे, 2 इसमें, 8 इसमें, 10 और 3 इसमें। लेकिन जो ही एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में से कम अट्रैक्शन वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस दौरान में ये एल्यूमिनियम आयन बन गया। अब प्रोटॉन 13 हो गए और इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, लिहाजा प्रोटॉन इसको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे जिससे ये जो बाकी मानदा इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे और इनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन न्यूट्रल एटम के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके लिए जितनी एनर्जी दरकार होगी, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन खारिज होगा, ये दूसरा, तो इसकी एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया। अब ये एल्यूमिनियम 2+ हो गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया ये एक आयोनिक फॉर्म में से एक इलेक्ट्रॉन को खारिज। इसी तरह से जब तीसरा इलेक्ट्रॉन खारिज होगा तो एनर्जी हमें और ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए दरकार एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए एनर्जी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, ये ज़्यादा होती है इस पहली आयोनाइजेशन से। और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, यानी ये शेल ख़त्म हो जाएगा और इसके नतीजे में एल्यूमिनियम का आ जाएगा एल्यूमिनियम 3+, यानी अब 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा एटम का साइज़, एटम का रेडियस मज़ीद कम हो जाएगा और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी इन इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से जब सोडियम के केस में देखते हैं तो सोडियम Na जब ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो गया और इसके नतीजे में हमें इसको एनर्जी देनी होगी +496 किलो जूल पर मोल। तो सोडियम के वैलेंस शेल में से सबसे कम अट्रैक्शन वाले इस इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए हमें +496 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होगी। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार है, ये पॉजिटिव आयन बन गया। दूसरे और तीसरे ग्रुप में चूँकि 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको निकालने के लिए पहली, दूसरी और तीसरी आयोनाइजेशन दरकार होगी। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, दूसरी पहली से ज़्यादा होती है और तीसरी दूसरी से ज़्यादा होती है, क्योंकि दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव आयन में से निकालना होता है जिससे एटम का साइज़ छोटा होता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस के जो बाकी मानदा इलेक्ट्रॉन है उस पर ज़्यादा हो जाती है, इसलिए दूसरी और तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब हम इसकी रुझान पढ़ेंगे, ट्रेंड पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ट्रेंड इन पीरियड के अंदर इसका रुझान क्या है। जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो हमने पढ़ा है कि पीरियड के अंदर शेल की तादाद में इजाफा नहीं होता। यानी अगर ये दूसरा पीरियड है तो हर एक एटम के गिर्द, इसके गिर्द भी 2 शेल है, न्यूक्लियस छोटा है लेकिन शेल 2 है। जब बेरिलियम है इसमें 3 प्रोटॉन है, इसलिए इसका न्यूक्लियस छोटा है क्योंकि 3 प्रोटॉन कम जगह घेरते हैं। 4 एटॉमिक नंबर मतलब 4 प्रोटॉन है तो इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होगा और शेल की तादाद वही 2 ही होंगे।
तो जो जो न्यूक्लियस बड़ा होता जाएगा, बैरूनी शेल और न्यूक्लियस का दरमियानी फासला कम होता जाएगा। इसका न्यूक्लियस और बड़ा होगा क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन समाएंगे, लेकिन शेल की तादाद वही है। तो न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होने से, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होने से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन की फ़ोर्स है वो ज़्यादा होती जाती है, जिसके नतीजे में बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन को खारिज करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से जब आप ऐसे आते हैं तो दोबारा नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 का मतलब ये है कि इसका न्यूक्लियस और बड़ा होगा। ये न्यूक्लियस है, ये और बड़ा हो गया क्योंकि इसमें 10 प्रोटॉन समाने हैं और शेल की तादाद वही होगी 2। तो लिहाजा वैलेंस शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर ये 10 प्रोटॉन ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा ताकत से अट्रैक्ट करते हैं, लिहाजा इसका एटॉमिक साइज़ कम हो गया और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स खारिज करना इंतहाई मुश्किल हो गया। तो जितना एटम का साइज़ छोटा होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का दरमियानी फासला जितना कम होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर उतनी ही ज़्यादा होगी और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना इंतहाई ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मुश्किल हो जाएगा। तो पीरियड के अंदर बाएं से दाएं जानिब आयोनाइजेशन एनर्जी में इजाफ़ा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। ये आपको इन डिजिट से ज़ाहिर है, फिगर से, कि लिथियम जिसका साइज़ छोटा है थोड़ा सा, बाकियों की निस्बत बड़ा है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, बेरिलियम की ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, और इस तरह से इसकी सबसे ज़्यादा है। यानी इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए इसको 2081 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होगी। ग्रुप के अंदर इसका रुझान क्या है? फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हर आने वाले पीरियड में एक शेल का इजाफा होता है। लिथियम के गिर्द 2 शेल है, सोडियम के गिर्द 3 शेल है, पोटाशियम के गिर्द 4 है, इसके गिर्द 5 शेल है, इसके गिर्द 6 शेल है। तो जो जो शेल की तादाद में इजाफा होता है, बैरूनी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान फासले में इजाफा होता है। जैसे ये फ़र्ज़ करते हैं कि लिथियम है, ये लिथियम है, इसके गिर्द 2 शेल है, ये न्यूक्लियस शो कर दो। इसी तरह से जब आप सोडियम में आएंगे तो सोडियम के गिर्द 3 शेल होंगे, 1 2 3। इसका साइज़ और बढ़ गया, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब पोटाशियम होगा तो इसके गिर्द 4 शेल होंगे, यानी ये और ज़्यादा बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया। रुबिडियम के गिर्द 5 होंगे, ये और बड़ा हो जाएगा। और सीजियम के गिर्द 6 शेल होंगे, तो 6 शेल का मतलब ये है कि ये साइज़ और बड़ा हो गया। जितना साइज़ बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और बैरूनी शेल का दरमियानी फासला ज़्यादा होगा। अब इस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी और ये इलेक्ट्रॉन इंतहाई आसानी से यहाँ से खारिज हो जाएगा। तो जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का दरमियानी फासला बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर आने वाले पीरियड में, सक्सेसिव लगातार पीरियड में एक शेल का इजाफा होता है, जिससे एटम का साइज़ बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो कशिश है वो कम हो जाती है और बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इंतहाई आसान हो जाता है। इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी वाक़या होती है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। अगर कोई मसला होगा तो आप कमेंट में लाजमी लिख दीजिए। अल्लाह हाफिज़।